हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। तो बिना किसी देरी के लिए हम पॉलिटी का एनसीईआरटी 8 का अध्याय 5 करेंगे। तो हास्यकरण की समझ जो कि हमारा 2 पार्ट हो चुका था, अब तीसरा पार्ट हम लोग करने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी लोग जो क्या करते थे, अपनी आजीविका, अपने जीवन को चलाने के लिए, भोजन के लिए अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते थे। अब उनको उनके स्थान से, जंगलों से हटा कर उनके कुछ अन्य कार्य करने के लिए दिया जाता था। तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो अपने जंगल को छोड़कर अपनी आजीविका तो उनको चलानी है ना, इसके लिए वो क्या करते थे, किसी और जगह पे जाते थे। जैसे कि अपने परंपरागत इस निवास स्थानों के छीनने जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे थे और उन्हें छोटे छोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत ही मामूली वेतन पर नौकरियां करनी पड़ती थी। बहुत कम कीमत पर अपने गुजारा करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए वो क्या करते थे, बहुत ही कम चीज पैसे में रोजगार के लिए वो दूसरी जगह जाते थे, शहर में, उद्योग में, इमारत में, और नौकरियां करते थे। इस तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले गए और ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे ही अपना गुजर बसर करने लगे थे। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषित का शिकार हो गए और आदिवासियों के बीच भी साक्षरता भी बहुत कम मात्रा में रह गई, क्योंकि देखो गरीबी के कारण क्या करने लगे, उन लोग छोटी मोटी नौकरियां करने लगे। छोटी मोटी नौकरियों में ही अपना ज़रूरत का चीज़ पूरा करते थे, जिसके कारण उनके बच्चे जो है कुपोषित का शिकार हो गए और आदिवासियों के बीच जो साक्षरता दर था वो भी बहुत निम्न हो गई। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए उनका नष्ट हो जाता था। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते थे जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत था। क्या क्या गंवा देते थे, उनका रीति रिवाज भी वो छोड़ चुके रहते थे और उनका जो अस्तित्व था जीने का वो भी उनसे छीना जा चुका था। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती को जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने प्रशासन, भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे, ऐसा वहाँ के एक आदिवासी का कहना था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे से तो होने वाले विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करते हैं। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी, विस्थापन या प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अल्पसंख्यक और हास्यकरण। तो मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है। किसमें? मौलिक अधिकारों में। इन अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जाती? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत ही मात्रा में कम है। अल्पसंख्यक किसके लिए यूज़ हुआ जाता है? ऐसे समुदाय जो बाकी समुदाय की दृष्टि से बहुत ही कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। किन किन कारणों से? ये सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों के कारण। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार को अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते ही चले जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही चुके हैं कि हास्यकरण का मतलब क्या है, कि ऐसे समुदाय के लोगों को जो अलग कर दिया जाता है और उन्हें मजबूरन ही अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे जगह अपना घर बसार करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हम हास्यकरण की दृष्टि से देखा जाता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और बुक बढ़ाने का मतलब ये था कि आपको एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है।